लिए और मेरे क्या तो मेरे लिए का जवाब है। वेरी गुड। অভিনন্দন, কি খবর? তোকে দেখতেই পাচ্ছি না অনেকদিন। কেমন আছিস? ভালো আছিস? পড়াশোনা করছিস না ছেড়ে দিয়েছিস? না না, সেটা না, মানে কোয়েশ্চেন সলভ করছিস তো? আরে ওটা বের করি না, পেলভিক গার্ডেল পড়াতে বলেছে, এরা মাথা খারাপ করে দিয়েছে। দাঁড়া, ওটা পড়িয়ে দিই, পেলভিক গার্ডেল वाला पार्ट पढ़ा दे, उसके बाद তোমার লোয়ার লিম্ব কেটে আমি হাতে দিয়ে দেবো। লোয়ার লিম্ব, হ্যাঁ। কত আর মোবাইল টিপবি মা? তোর মা তো দেখা করলো না। তোর মাকে বলবি দেখা করতে আমার সাথে। তোর পড়াশোনার আপডেটটা দিতে হবে না? अरे सर मैंने नेक्स्ट एग्जाम है पर एग्जाम कब है? 20 तारीख। अच्छा, सिलेबस तो खत्म हो गया अपना। बस ठीक ठीक ठीक। कि तीन सोडियम बाहर जाता है, 2 पोटेशियम अंदर आता है। हाँ, क्या हुआ? रिकॉर्डिंग देखो एक बार, वो भयंकर रिकॉर्डिंग है। आयोनिक बैलेंस, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, वट एवर यू से, कॉन्सेंट्रेशन ही सही बात है। कि मॉड्यूल में क्वेश्चन है? बताओ कौन सा क्वेश्चन? Na+ का एंट्री होगा तो डिपोलराइजेशन होता है। अगर Cl- का एंट्री हुआ देन न्यूरो इनहिबिटर जैसा काम करेगा। K+ अंदर ज्यादा रहता है, Na+ बाहर रहता है ज्यादा। Na+ घुसेगा तो डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय एक्शन पोटेंशियल फॉलोड बाय न्यूरल एक्शन, नर्व इंपल्स। लेकिन अगर Cl- एंट्री हुआ, नेगेटिवली चार्ज, माने यूनि नेगेटिव एनायन, अगर Cl- यूनि नेगेटिव एनायन है, वो अगर घुस गया बाहर से अंदर, इसका मतलब सिग्नल विल बी इनहिबिटेड। याद रखना ये एनेस्थेसिया में तो यही होता है। हाँ, कि 32 सब सही लग रहा है। ओ Na+ K+ पंप ट्रांसपोर्ट्स N3 इनवर्ड्स, इनवर्ड्स भूल, आउटवर्ड्स तो একটা চর মারবো গালে। মানে ইনওয়ার্ড মানে কি? ECF টু ICF। ठीक है, মানে হয়ে গেল क्वेश्चन। ओ सब सही लग रहा है बोला तुमने। इनवर्ड आउटवर्ड क्या प्रॉब्लम है? इनवर्ड मतलब इनफ्लक्स, आउटवर्ड माने एफ्लक्स। वो सब पता है तो गलत कैसे हो गया? जल्दी जल्दी मत पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, नहीं तो जाना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर दुख का ये नहीं रहेगा। এটা কি পেলভিক গার্ডল? না স্যার, ও স্ক্যাপুলার ক্লাভিকল বার করে পেলভিক গার্ডল দেখছি। কি যে হবে। তুই কোথায় থাকিস? কাকুরগাছি না? কাকুরগাছি কোথায় থাকিস? সিনেমা হল, হ্যাঁ। পার্কের ওদিকে? পার্ক আলোচনাটা কোন দিকে রে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ও শিয়ালদা রাস্তাটাতে, মানে ফুলবাগানের রাস্তাটাতে। হ্যাঁ, ওখানে ওখানে একটা ভালো কচুরির দোকান আছে। বল না, ইয়ে সামনে ওই পার্কটার সামনে, ওই যে পার্কটা আছে না, আমাদের এখন ইয়ে বানিয়েছে, মিষ্টির দোকানগুলো হয়েছে, মানে ভিকারাম ফিকারাম হয়েছে ওখান থেকে মায়ের তরফ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বাঁদিকে গলিতে ঢুকে গেল, সুন্দর কচুরি, क्लब कचौड़ी। क्लब कचौड़ी का दारुण पावा जाए। शाम को जो कचौड़ी मिलता है ना, कभी अगर उधर जाओगे तो उधर जरूर खाना, उसके साथ मिर्ची का चटनी देता है। वाह वाह वाह। तुम कहाँ रहता है केनेथ? हावड़ा, हावड़ा का कहाँ? আন্দুল রোড, ওকে ফাইন। হাওড়া, আমাদের হাওড়া হতে। তুই কোথায় থাকিস হাওড়ার? नॉर्थ हावड़ा कहाँ है? अरे इस साइड मतलब कौन सा, कौन जगह का नाम क्या है? রাজ। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে
আমাদের সেকেন্ড ব্রিজের দিকে, बेलूर मठ साइड, हाँ बस अब समझ में आ गया, वो नॉर्थ है। अच्छा वो शॉपिंग मॉल के उधर रंगोली के सामने उसी रीजन में क्या? ओ which disorder associated with Rh antigens? Rh antigens hepatitis, Rh antigens erythroblastosis fetalis, sorry और erythroblastosis fetalis will result in anemia, हाँ severe anemia and jaundice तो होगा ही, both 2 and 3। अरे हाँ बिकॉज आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, एनीमिया होगा ना बच्चे में। ठीक है चलो शुरू करते हैं। हाँ ये हिप बोन देखिए, अच्छा लैब मैनुअल का एक सेंटेंस है, द पेल्विक गर्डल कंस्टिट्यूट ऑफ द हिप बोन, देखिए लिखा हुआ है द पेल्विक गर्डल कंस्टिट्यूट ऑफ द हिप बोन, वही तो। हाँ पढ़ जोरे पढ़। আরে না এটা তো ঠিক আছে, আমি যে লাইনটা বললাম সেটা হলো পরের যে দেখ কালার করা লাইনটা, pelvic girdle is commonly called the hip bone, hip bone is also called coxal bone, वो नहीं, नेक्स्ट पेज, ওই যে উপরে নীল কালারটা, हाँ नील कलर का जो है pelvic girdle is also called the hip bone माने coxal bone है ना, तो hip bone is also called, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, hip bone का दो नाम है, एक है coxal bone, एक और नाम है इनोमिनेट, इनोमिनेट, अरे गुड़िया ये, अरे ठीक ठीक ठीक, तो pelvic girdle is also called the hip bone is also called the coxal bone, it is also called the innominate, लिख लीजिए एनसीईआरटी में, innominate is another name of the hip bone, एनसीईआरटी तेरा कथा लेख इस्लामपुर, innominate INNOMINATE, hip bone or the coxal bone which is also called innominate, तीन नाम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो पैराग्राफ पर पेल्विक गर्डल वाला वेरी गुड, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ, समझ में आ गया, ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ हिप बोन। चलो अब एक हिप बोन, ईच हाफ इज हिप बोन, one hip bone is formed by the fusion of 3 bones, ilium, ischium, pubis, at the point of depression called the acetabulum, to which the head of the femur articulates, এটাই লেখা আছে। तो अब देखो एक सिंगल हिप बोन, वन हिप बोन, जब इन्फेंट था तब इलियम ischium pubis सेपरेट था, नाउ द इलियम ischium pubis आर फ्यूज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैच्योरेशन, इसीलिए मैंने आपको लिखा भी था कि न्यूबॉर्न will have 270 bones but adult will have 206 bones। ये जो नंबर ऑफ बोन्स रिड्यूस हो गया क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फ्यूजन, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये जो है दिस इज वन हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय द, बताइए, फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, 3 बोन्स का फ्यूजन से बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, इलियम ischium pubis। हिप बोन को अगर देखोगे तो मेरा हाथ देखो, दिस इज हिप बोन, किस तरह से, दिस इज हिप बोन, दिस इज हिप बोन, इलियम fan shaped part, ilium, ischium, pubis, ilium, fan shaped part, ischium, pubis, दो pubis, symphysis pubis। তাহলে এই যে symphysis pubis সামনে की तरफ symphysis pubis और पीछे की तरफ এইখানে इलियम, तो ये देख এটা इलियम, तो so this symphysis pubis, this इलियम, बीच में क्या है, sacrum, so sacroiliac joint, this forms the girdle। girdle माने कि cavity surrounded by something, सराउंडिंग क्या है, ये देखो इलियम, इलियम, दो इलियम, बीच में क्या है, सैक्रम, तो सैक्रोइलियक जॉइंट, एंड दिस वन इज प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो फॉर्म्स द गर्डल, गॉट इट। तो दिस इज हिप बोन, ठीक है। তাহলে একটা হিপ বোন ইজ ফর্মড বাই দ্য ফিউশন অফ 3 बोन्स, इलियम, ischium, pubis। इलियम का स्पेलिंग देखना, अच्छा हाँ ये जो क्वेश्चन आएगा, उसी दिन एक बच्चा ने गलत किया था और मैं नहीं किसी को फाइनल करने दिया था तो उधर भी गलत हो गया था। तो एक चीज याद रखिएगा, इलियम ILEUM अगर दिया है देन इट इज ऑफ इंटेस्टाइन, ILIUM इज ऑफ हिप बोन, गॉट इट। तो क्वेश्चन का ऑप्शन में देख लीजिएगा, इलियम ILEUM पूछा या ILIUM पूछा। सिमिलर क्वेश्चन रेनिन, RENIN एंड RENNIN, RENNIN रेनिन,
is for digestion of carbohydrate, digestion of milk protein, that is casein. लेकिन RENIN is released by the juxtaglomerular cells of the kidney, माने of the nephron. समझ में आया? तो ये स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग से गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए तो इलियम ILIUM, ischium pubis, and these are fused at these fused माने fusion, the point of fusion is a cavity called acetabulum, is a cavity called acetabulum. अब ये acetabulum cavity जो है, इसके अंदर the head of the femur articulates to form the hip joint, which is the ball and socket joint. तो इसमें acetabulum is the cavity. वो फोटो मेरा फोटो निकालिए जो मैंने भेजा था, नेटर्स एटलस का फोटो, उसका हिप बोन का फोटो है, আমাদের এই যে acetabulum, colored ফটোটার ফায়দা এটাই, এই যে this is acetabulum. This acetabulum is the region where the head of the femur articulates, তাই তো? So this is acetabulum, here the head of the femur articulates. कभी-कभी लोग गड़बड़ करता है, obturated foramen, नीचे का देख foramen है एक, ये foramen को लोग acetabulum की तरह सोचता है, ऐसा नहीं है. Obturated foramen is separate, उसमें बहुत सारे nerves and blood vessels pass करता है. लेकिन acetabulum is the region where the head of the femur articulates to form the hip joint, preferably called the ball and socket joint. Am I clear? So hip bone, this is very important. Acha, is the region where the head of femur articulates, where the head of femur articulates, where the head of femur articulates, है ना, to form the hip joint. ये clear है? अब जरा देखिए, इलियम ischium pubis. इलियम में मैंने आपको एक चीज बताया था, इलियम का एक रीजन, हिप बोन दे, इलियम का एक रीजन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, दैट इज द ऑरिकुलर सरफेस. याद है? ईयर जैसा, देखो एग्जैक्टली लाइक द शेप ऑफ ईयर, देखो दिस एग्जैक्टली लाइक द शेप ऑफ ईयर, देख ভালো করে, অরিকুলার সারফেস পেয়েছিস? অরিকুলার সারফেস এক্স্যাক্টলি লাইক দ্য শেপ অফ ইয়ার, এই যে এক্স্যাক্টলি লাইক দ্য শেপ অফ ইয়ার, দেখ কানের মতো. এই অরিকুলার সারফেস जो है, कहां है तेरा पिक्चर? तो ऑरिकुलर सरफेस जो है, this auricular surface articulates with the auricular surface of this sacrum. सैक्रम का जो पीछे वाला फोटोग्राफ है, सैक्रम का जो पीछे वाला फोटोग्राफ है, उसमें आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, सैक्रम का जो पीछे, ये जो पीछे वाला फोटो है, देखो ये वाला ऑरिकुलर सरफेस. सो ऑरिकुलर सरफेस ऑफ द सैक्रम के साथ ऑरिकुलर सरफेस ऑफ द हिप बोन विल आर्टिकुलेट टू फॉर्म द सैक्रोइलियक जॉइंट, है, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द पेल्विक गडल. तो इलियम में इलियम बहुत सारी चीजें हैं, उसमें ऑरिकुलर सरफेस articulates with the auricular surface of the hip bone, of the sacrum, to form the sacroiliac joint, to form the sacroiliac joint. Right? Am I clear? Which is the main joint to form the girdle. Girdle नहीं तो नहीं बनेगा, cavity नहीं तो नहीं बनेगा, समझे ना? So important. तो ये हो गया obturator foramen. अच्छा, अब इस region को देखो, this region is खरखरे region, the rough region is called the iliac tuberosity. देखा? The rough region is called the iliac tuberosity. देखा? इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो ऊपर वाला फोटोग्राफ, उसमें देख ग्रेटर साइएटिक नॉच, देखा आपने? इलियम और इस्चियम, इन दोनों के बीच में देखो ग्रेटर साइएटिक नॉच है, और इस्चियल स्पाइन है उसके नीचे, देखो शार्प इस्चियल स्पाइन, उसके नीचे है लेसर साइएटिक नॉच, देखा आपने? तो ये जो ग्रेटर साइएटिक नॉच और लेसर साइएटिक नॉच है, दिस टू आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द हिप बोन. तो इलियम एंड इस्चियम के बीच में, बिटवीन इलियम एंड इस्चियम, that is ischium का कौन सा पार्ट? ischial spine, that is ischial spine, माने आवाज यदि बोली above the ischial spine, ताले that is the greater sciatic notch, or NOTCH, or below the ischial spine, and below the ischial spine is the lesser sciatic notch. समझ में आया? एक है ग्रेटर साइएटिक नॉच, एक है लेसर साइएटिक नॉच.
बिलो द ischial spine lies the lesser sciatic notch, और उसके नीचे आप देखिए एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड ischial tuberosity, देखा आपने? लेकिन ischial tuberosity आपका क्वेश्चन नहीं होगा, बिकॉज ischium से नाम है तो कोई मतलब नहीं है, दे विल नॉट आस्क. Obturator foramen is a very important question, the cavity, है ना? Cavity नहीं, the opening, that is called the obturator foramen. Hey, भुवनेश्वर कोথায় আছিস? ये देख रहा है? ये देख के क्या होगा? देखना तो ये है. This is obturator foramen. The obturator foramen is a foramen, मतलब is an opening. Through this opening, the nerves and blood vessels can pass. तो obturator foramen is another component. तो obturator foramen का region कहाँ है? देखो ischium. अच्छा आरेकटा कथा, ये जो acetabulum है, acetabulum is formed by the fusion of three bones, ilium, ischium, pubis. देखो acetabulum का फोटो देख के आपको समझ में आ जाएगा. देखो येलो कलर, ब्लू कलर और रेड कलर तीनों पार्ट है acetabulum में, देखा? तो इसका मतलब इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री, है ना? अब जरा देखिए ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, देखो इलियम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इन ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, इट इज ischium एंड प्यूबिस के बीच में, है ना? तो बिटवीन ischium एंड प्यूबिस, बिटवीन ischium एंड प्यूबिस लाइज द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. एग्जाम का क्वेश्चन है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पढ़ा था आप लोगों ने? एग्जाम का क्वेश्चन है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, इंपॉर्टेंट है. और ischium में, इलियम में एक टच, वन थिंग आई शुड टेल यू, ये जो बड़ा वाला येलो कलर का रीजन है, देखो इतना बड़ा वाला येलो कलर का रीजन, दिस पार्ट इज द रीजन वेयर द लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी अटैचेस, दैट इज कॉल्ड ग्लूटियस मैक्सिमस, है ना? तो इलियम में इन द बॉडी ऑफ द इलियम, द बॉडी ऑफ इलियम हैज द अटैचमेंट ऑफ gluteus maximus. Gluteus maximus is the largest muscle, है ना? Largest skeletal muscle of the body. Largest skeletal muscle. ठीक है? जिसके ऊपर आप बैठे हुए हो, है ना? That is gluteus maximus. আর এখানে বলার মতো ইডিওপিউবিক এমিনেন্স ইউ ডোন্ট রিকোয়ার, ischial spine ওকে, আর কিছু দরকার নেই আপাতত, ইটস ওকে. আর্কুয়েট লাইন करोगे? I don't think arcuate line they will give. No, जरूरत नहीं है, they will not give. ठीक है? तो ये फोटो क्लियर है? ये फोटो में और कुछ नहीं बताया मैंने, इतना ही एनफ है. अब फीमर के बारे में थोड़ा बात करते हैं. फीमर के लिए हम लिखेंगे नहीं कुछ, देख लो, फीमर बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. बोले फीमर, हाँ बताओ. আরে বাবা, এটা পড়াচ্ছি এখন জিজ্ঞেস করছি সেটা. The axonal membrane is dash to negatively charged proteins but present in exoplasm is impermeable. Negatively charged proteins are impermeable. Selectively permeable axonal membrane, अच्छा वही सेंस है. ও অর্গানিক প্রোটিন লেখেনি না, ঠিক আছে. নেগেটিভলি চার্জ প্রোটিন, হ্যাঁ দেখি তো. সিলেক্টিভলি পারমিয়েবল তো এক কথা গেল. 8 axonal membrane is dash to negatively charged proteins present in the exoplasm. The protein does not pass, ठीक है, ट्रांसपोर्टर से पास कराएगा, ठीक है. Selectively permeable मतलब under specific condition that might allow certain proteins to go out in presence of a transporter, बुझते पेरेছো? तो इसीलिए वो लिखा है, ठीक है. लेकिन ये impermeable भी आंसर कर सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में impermeable लिखा हुआ है ना. सिलेक्टिवली परमिएबल इसीलिए लिखा है कि कोई कोई प्रोटीन हो सकता है जिसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब जरूरत होगा होने से होगा, एंड दैट इज बाय ट्रांसपोर्टर्स, इसीलिए लिखा है. अच्छा, ये जो फोटोग्राफ है क्या नाम है इसका? फीमर इज द हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. अब ये फीमर जो है, इस फीमर में देखो हेड ऑफ द फीमर इज देयर, नेक ऑफ द फीमर इज देयर. देखो लंबा सा नेक है, देखो नेक थोड़ा बड़ा है, देखा आपने? अब नेक के सामने देखो दो स्ट्रक्चर्स है, देखो ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर, देखा आपने? এই দেখ, গ্রেটার ট্রকেন্টার আর লেসার ট্রকেন্টার একদম এরকম বড় বড় দেখতে লাগে, ऐसा ही दिखता है बेटा. तो ग्रेटर ट्रकेंटर एंड लेसर ट्रकेंटर, ट्रकेंटर केवल और केवल फीमर में ही है और किसी भी जगह पे नहीं है. ट्रकेंटर ये जो स्ट्रक्चर है ये केवल और केवल फीमर में ही है और किसी जगह पे नहीं है. तो ग्रेटर एंड लेसर ट्रकेंटर हो गया, उसके बीच में एक लाइन है इंटर ट्रकेंटरिक लाइन, वो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होगा, डोंट वरी. फीमर का बॉडी, ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए आपको, लेकिन इसका जो शेफ्ट है, इसका शेफ्ट से क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है जो इस पिक्चर में मिलेगा. एक बीच का एक लाइन है, देखिए, दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड द लिनिया एस्पेरा. लिनिया एस्पेरा, देखो ये लाइन जो है उसका दो लिप है, मीडियल लिप एंड लैटरल लिप, दो लिप है, लेकिन नहीं चाहिए लिनिया एस्पेरा, केवल ये नाम याद रखिएगा. फीमर में, फीमर का जो स्ट्रक्चर शेफ्ट है, मैंने बॉडी है,
इस बॉडी में देखो एक लाइन है, एक एक्चुअली इफ यू टच द फीमर, तो फीमर के ऊपर एक ऐसा मार्जिन देखोगे आप, दिस मार्जिन इज कॉल्ड द लीनिया एस्पेरा, ठीक है। और लोअर एंड में चले जाइए, देखो एक पॉप्लिटियल सरफेस है। पॉप्लिटियल सरफेस का मतलब क्या है? पॉप्लिटियस, ये है पॉप्लिटियस, दिस इज पॉप्लिटियस, दिस रीजन इज पॉप्लिटियस। सो फीमर का जो पोस्टेरियर सरफेस है उसका लोअर एंड इज पॉप्लिटियल सरफेस, देखा आपने? दैट इज द पोस्टेरियर फोटोग्राफ ऑफ फीमर। ये देखो पोस्टेरियर फोटोग्राफ लिखा है ना, तो ये पोस्टेरियर व्यू, तो पोस्टेरियर व्यू है भुवनेश्वर, तो सुन रहा है? ये पोस्टेरियर व्यू जो है उसका लोअर एंड में देखो पॉप्लिटियल सरफेस आपको दिख जाएगा, एक डिप्रेशन जैसा है। दिस इज द, इसको कहते हैं पॉप्लिटियल फोसा, और इसको कहते हैं क्यूबिटल फोसा। तो दिस इज पॉप्लिटियल फोसा, तो पॉप्लिटियल फोसा का पॉप्लिटियल सरफेस विल बी ऑन द लोअर एंड ऑफ द फीमर पोस्टेरियरली, समझ में आया? और उसके नीचे आपको क्या याद रखना है? कुछ चीज याद रखना है। नंबर 1 मीडियल एपिकॉन्डाइल लैटरल। देखो एपिकॉन्डाइल कहां रहता है? ह्यूमरस, वेरी गुड, ह्यूमरस एंड फीमर। अब फीमर में भी आपको लोअर एंड में देखो एपिकॉन्डाइल मिला, छोटा छोटा प्रोजेक्शन देखो, मीडियल एंड लैटरल। जहां जिस तरफ हेड है वो है मीडियल, जहां पे हेड है वो है मीडियल, अंदर की तरफ है ना, और ये वाला लैटरल। तो एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल, सॉरी मीडियल टुवर्ड्स द हेड, मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लैटरल एपिकॉन्डाइल। और उसको छोड़ के दो चीज है, एपिकॉन्डाइल माने एपी माने ऊपर, तो एपी के नीचे क्या होगा? कॉन्डाइल। तो मीडियल कॉन्डाइल एंड लैटरल कॉन्डाइल, अगेन कॉन्डाइल्स आर ओनली प्रेजेंट इन फीमर। पहले ट्रोकेंटर इज प्रेजेंट ओनली इन फीमर, condyles are present only in femur, linea aspera is present only in femur, that's it, and popliteal surface is present only in femur। তাহলে এই যে পাঁচটা কথা আমি বললাম, ये पांच चीजें क्वेश्चन होता है, समझ में आया? इसके बाहर कोई सवाल नहीं होता। Am I clear? And remember my dear students, lower end of the femur, proximal end of the tibia and the patella constitute of the knee joint। एग्जाम का क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। क्या कहा मैंने? लोअर एंड ऑफ द फीमर, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द, प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर वाला, अपर एंड ऑफ द टिबिया। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया मतलब ये है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया, मतलब ये, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया, लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड द पैटेला गिव्स राइज टू द नी जॉइंट व्हिच इज अ हिंज जॉइंट। एम आई क्लियर? एंड यू सी हियर टिबिया, टिबिया इज आल्सो कॉल्ड द शिन बोन। एग्जाम लिख लीजिए एनसीईआरटी में, tibia is also called the shin bone, S-H-I-N, shin bone, ठीक है जी। tibia is also called the shin bone, हो गया। और टिबिया में कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कोई भी चीज आपको टिबिया में पढ़ना नहीं है। एक चीज सिर्फ, अच्छा, फीमर इज द ओनली बोन which bears the maximum weight of the body, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज मैंडिबल। बेटा एनसीईआरटी लैब मैनुअल में मैंडिबल को स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहा है, एग्जाम में आप वही आंसर करोगे। क्लियर? चलो, तो फीमर को क्या कहा मैंने? इट कैरीज द मैक्सिमम वेट। कहा लैब मैनुअल में मैंडिबल को स्ट्रॉन्गेस्ट बोन लिखा गया बेटा, आप मैंडिबल को ही आंसर करोगे। पढ़ो, उधर पढ़ो, स्ट्रॉन्गेस्ट को था लिखा है, देखिए नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, भूल बोल, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। क्लियर? अब जरा देखिए, मैक्सिमम वेट ऑफ द बॉडी, बियर्स द मैक्सिमम वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब जरा देखो लोअर एंड ऑफ द फीमर, टिबिया एंड फिबुला। फिबुला भी देखो छोटा स्ट्रक्चर है, तो फिबुला में भी कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। टिबिया एंड फिबुला का जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है? टिबियो फिबुलर जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है? विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इट? कोई कहता नहीं है, बोल। यस, लाइक रेडियोअल्ना जॉइंट, मैंने आपको पढ़ाया था रेडियोअल्ना में, और मैंने ये भी कहा था कि टिबियो फिबुलर जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ पाइवोट जॉइंट। मतलब टिबिया को अगर फिक्स करोगे ना माय डियर, टिबिया को अगर स्ट्रेट रखोगे और फिबुला को ऐसे घुमा सकते हो। टिबिया को अगर फिक्स करोगे तो फिबुला को आप ऐसे घुमा सकते हो बेस्ड ऑन द टिबिया, समझे ना? सो इट इज अ पाइवोट जॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली हम लोग ये पढ़ते नहीं है। हाँ, तो टिबियो फिबुलर जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ पाइवोट जॉइंट। एनीवे, लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड लोअर एंड ऑफ फिबुला जरा देखिए, जो लंबा वाला प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको पता है रेडियस अल्ना में आपने पढ़ा था, स्टाइलॉइड प्रोसेस पढ़ा था ना? ये बड़ा वाला स्टाइलॉइड प्रोसेस, इसका नाम है मेलियोलस, लैटरल मेलियोलस एंड मीडियल मेलियोलस। देखिए टिबिया की तरफ होगा मीडियल मेलियोलस, फिबुला की तरफ होगा लैटरल मेलियोलस। फिनिश्ड, और कुछ पूछा नहीं जाएगा। मिला? लोअर एंड में लैटरल मेलियोलस एंड मीडियल मेलियोलस, देखा आपने? क्योंकि स्टाइलॉइड प्रोसेस था, रेडियस अल्ना में छोटा छोटा प्रोसेस, आपको याद है ना? इधर स्टाइलॉइड प्रोसेस था। अब इसका ही बड़ा वाला वर्जन है नीचे,
तो उसको कहते हैं मेलियोलस। तो मेलियोलस केवल और केवल टिबिया एंड फिबुला में ही है और किसी जगह पे नहीं है। जैसे स्टाइलॉइड प्रोसेस है इन केस ऑफ रेडियस अल्ना, किसी जगह पे नहीं है। वेरी मच इन द सेम वे मेलियोलस इज प्रेजेंट ओनली इन द लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला, दैट्स इट। एम आई क्लियर? चलिए, और फिर हम लोगों को पढ़ना है टार्सल बोन्स। तो टार्सल बोन्स हम लोग पढ़ेंगे। टार्सल बोन का लार्जेस्ट बोन इज कॉल्ड द कैल्केनियस। टार्सल बोन का लार्जेस्ट इज कॉल्ड द कैल्केनियस। और ये वाला फोटो पढ़िएगा, ये वाला फोटो पढ़िएगा, समझे ना, है ना। मीडियल एंड लैटरल सोचिए, दिस इज मीडियल एंड दिस इज लैटरल, है ना। दिस इज द ग्रेट टो, ग्रेट टो पैर बुढ़ो अंगुलेटा, दिस इज द ग्रेट टो, तो दिस इज मीडियल। तो कैल्केनियस के बारे में जो बात किया गया, दिस इज कैल्केनियस। देखो ये जो लंबा ये वाला है दैट इज कैल्केनियस। और ये जो मसल है दिस इज कॉल्ड ये है दैट इज कॉल्ड द टेलस। तो दिस कैल्केनियस, दिस इज टेलस, है ना। और टेलस के ऊपर आप देखोगे नेविकुलर और कैल्केनियस के ऊपर देखोगे क्यूबॉइड। तो कैल्केनियस हो गया लेटरल, टेलस हो गया मीडियल, टेलस के ऊपर हो गया नेविकुलर, कैल्केनियस के ऊपर हो गया क्यूबॉइड, और ऊपर थ्री है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म मीडियल लेटरल इंटरमीडिएट, फिनिश्ड। 7 কি বললাম তাহলে ক্যালকেনিয়াস হচ্ছে ল্যাটারাল, টেলাস হচ্ছে মিডিয়াল, টেলাস के ऊपर नेविकुलर, कैल्केनियस के ऊपर क्यूबॉइड और उसके ऊपर 3, तो क्यूनिफॉर्म। तो ये है मीडियल इंटरमीडिएट लेटरल, फिनिश्ड। बुझতে পারছো? तो इसको अगर कंसीडर करोगे तो इस तरह से कंसीडर करना है इस तरह से कंसीडर करना है। दिस वन अगर इसके बारे में बात करोगे, जो सपोज कोई कहता है कि नींद से उठने के बाद ऐसे जैसे ही पैर रखता है बहुत दर्द होता है, डॉक्टर साहब क्या करे, वो धीरे धीरे प्रेशर देते देते कम होता है दर्द। दिस इज द कैल्केनियल स्पर, एक बोन का प्रोजेक्शन हो जाता है, शार्प प्रोजेक्शन, दैट इज कैल्केनियम। तो कैल्केनियल स्पर, तो ये जो हिट कर रहा है ना ऐसे करके हील, दिस इज कैल्केनियम। তো ক্যালকেনিয়াম মানে এই জায়গাটা ল্যাটারালি ক্যালকেনিয়াম, আর এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার টেলাস। টেলাসের উপরে হচ্ছে নেভিকুলার, ऊपर है नेविकुलर, इसके ऊपर है क्यूबॉइड और उसके ऊपर 3 क्यूनिफॉर्म। এটা হলো মিডিয়াল क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म, फिनिश्ड। समझे ना। और तो मेटाटार्सल टार्सल आपको पता ही है, लो निपटा दिया, ठीक আছে, हो जाएगा ना। একটা সেন্টেন্সের কথা বলবো, जो सेंटेंस मैंने शायद नहीं बोला था आपको, वो सेंटेंस कहां है थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। इसको दे, बेटा रिप केज में पॉइंट नंबर 3 जरा पढ़िएगा, जोर से पढ़, जिसका एक सेंटेंस मैंने पढ़ाना भूल गया। ठीक है, তারপরে সেন্টেন্স rib, ribs are bicephalic, it has a head articulating with the centrum, माने body of the vertebra। तो ribs head articulating with the body of, माने এই যে articulating with the body of the vertebra, बोलो, and a tubercle articulating with the transverse process of the vertebra। ये जो सेंटेंस है, ये जो रिब है, रिब केज का पिक्चर है, दे मुझे, ये दे, दिखा देते हैं। ये देख, हेड, हेड इसी पिक्चर में मिल जाएगा। हेड आर्टिकुलेटिंग विद द सेंट्रम, tubercle articulating with the transverse process, लिखा है देख, articular facet for transverse process of vertebra, एग्जाम का क्वेश्चन। और ये देख, हेड आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर फैसेट फॉर वर्टिब्रल बॉडी। वर्टिब्रल बॉडी कौन है? सेंट्रम। समझ में आया? वो लाइन का जस्टिफिकेशन इस पिक्चर में, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था। अगेन कैन यू से करना, इट फॉर छूटे दैट, हेड आर्टिकुलेटिंग विद द सेंट्रम, वर्टिब्रल बॉडी एंड द ट्यूबरकल, रिब्स के अंदर है ना, रिब्स के ऊपर, और ये आर्टिकुलेट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा। ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा याद है? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा याद है? बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे ना मर जाएगी। वर्टिब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस कहां है? जब मारना चालू करेंगे ना, एक धार से मार, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ ছাগলি, এই যে ট্রান্সভার্স প্রসেস, यस, हाँ ठीक है बेटा, पढ़ ले और इसको फोटो ले ले, खत्म। तुम लोगों के चक्कर में चाय मिस हो गया।
कृष्णा, you are responsible for this. You should be. You should be. प्रायश्चित करो. हम्म. 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 कुछ बोल भी. ओ, ठीक है, ये डन हो गया. इसका फोटो लेके ग्रुप में डाल दे और उसके बाद हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन चालू करेंगे. मैं थोड़ा जस्ट गिव मी अ मोमेंट, तो वॉशरूम से आते हैं.
हाँ ठीक है, अच्छी बात है, गाली दिया तो। ये रिकॉर्डिंग भी देखती है, वो भी ट्रिपल फिल्टर करके। ये देखूंगा, ये नहीं देखूंगा, हाउ डू डू दिस? ईश्वर, मेरे भी गलती हो गया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हर एक इसका एक्सेप्शन हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था मैंने? दे आर रिलीज बाय द दे आर प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो डेफिनेशन में नहीं है। दिस इज नॉट इन डेफिनेशन, मतलब इसका एक्सेप्शन है, इसीलिए इसको डेफिनेशन में नहीं लिखा गया। दे आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तुझे समझ में आ रहा है मैं क्या कहा? मैंने कहा कि डिफाइनिंग फीचर जो है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, तो केवल यही 3 पॉइंट्स है हार्मोन में जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। बाकी जितने भी पॉइंट्स है उसका एक्सेप्शन है, इसीलिए उसको डिफिनेशन में नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने। समझ में आया? दे आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, ये वाला पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट मैंने कहा था दे आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, याद है? दे आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। नेक्स्ट हमने कहा था they act far away from the site of their secretion, far away from the site of their secretion, है ना? ये वाला पॉइंट था। चौथा पॉइंट था they are completely metabolized within liver and excreted via urine, ये भी लिखा था मैंने। they are completely metabolized within the liver and are excreted via urine, ये बताया था मैंने, ये लिखा था पॉइंट्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आपको बताया था दे आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसका एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। एनसीईआरटी का लाइन भी बताया था, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 339 पुराना किताब में, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के ऊपर वाला सेंटेंस था। সেভারাল আদার নন এন্ডোক্রাইন টিস্যুজ রিলিজ হরমোনস কল্ড গ্রোথ ফ্যাক্টরস। মনে আছে তো অভিনন্দন? সেন্টেন্সটা মনে আছে তো? সেভারাল আদার নন এন্ডোক্রাইন টিস্যুজ রিলিজ হরমোনস কল্ড গ্রোথ ফ্যাক্টরস, याद है ना? several other non-endocrine tissues release hormones called growth factors. Several other non-endocrine tissues release hormones called growth factors, ये सेंटेंस। और इसका एक्सेप्ट, यही एक्सेप्शन है, जैसा इसका एग्जांपल है माने नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज रिलीजिंग हार्मोन्स, तो ये एक्सेप्शन हो गया ना। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? पीडीजीएफ मैंने आपको पढ़ाया था। फुल नेम प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, थैंक यू, ग्रोथ फैक्टर। भाग्योलोकी, ये नाम याद है? हाँ ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर किस काम में आता है? ये वास्कुलर एंडोथेलियम का रिपेयर करता है। केवल कोआगुलेशन से होगा नहीं, क्लॉटिंग से होगा नहीं, क्योंकि क्लॉट तो गिर जाता है बाद में। लेकिन जब क्लॉट होगा तब तक वास्कुलर एंडोथेलियम जो है, जो कि रप्चर हुआ है ड्यूरिंग इंजुरी, उसका रिपेयर होना जरूरी है। सो दैट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम, रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम, है ना? तो ये हो गया आपका पीडीजीएफ का फंक्शन। और एक एग्जांपल, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कोई एंडोक्राइन टिश्यू नहीं है, लेकिन वो भी हार्मोन रिलीज करता है। इट रिलीजेस हार्मोन्स, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स बाय द न्यूक्लियस, है ना? तो न्यूक्लियस में सिंथेसिस होता है और एक्सॉन से आता है, एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होता है हाइपोथैलेमस में, याद है ना आपको? तो हाइपोथैलेमस जो है, अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, हाइपोथैलेमस is a non-endocrine tissue, endocrine gland,
नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड, जहां पे हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्टेटमेंट एनसीईआरटी তে কি লেখা আছে? These are groups of neurosecretory cells producing hormones. ছিল তো এনসিইআরটি লাইন। So hypothalamus is a non-endocrine tissue. They synthesize hormones within the nucleus, তাই না? নিউক্লিয়াস গুলো কি বলো? হপ, নিউক্লিয়াস এর ডেফিনিশন, these are groups of neurosecretory cells releasing hormones, তাই তো? That is nucleus. In case of this hypothalamus में suppose supraoptic nucleus, suppose this is the nucleus supraoptic, तो supraoptic nucleus axon terminal, तो यहां से सिंथेसिस होके यहां से आके यहां से रिलीज होगा, तो सिंथेसिस हो रहा है इधर से। तो हाइपोथैलेमस का जो ये है सेल बॉडी से सिंथेसिस हो रहा है, यहां से सिंथेसिस हो रहा है। इट इज पासिंग थ्रू द एक्सोप्लाज्म and it is secreted out by the axon terminals, है ना? This is the mechanism of the secretion. तो hypothalamus भी non endocrine tissue है, but hypothalamus also releases hormones, right? So ये वाला पॉइंट का एक्सेप्शन हो गया। नंबर 2, they are released directly into the blood. इसका एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन टू पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्शन टू पॉइंट नंबर 2 क्या है इसका आंसर? माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल है जो हार्मोन ब्लड में रिलीज नहीं होता, और मजे का बात है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से भी रिलीज नहीं होता, लेकिन वो हार्मोन है। उसका नाम है फेरोमोन, जो कि बॉडी से बाहर रिलीज होता है। सो फेरोमोन्स आर द हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी। लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जो बॉडी से जो फेरोमोन निकलता है, दैट इज एक्चुअली मैसेजेस दैट इज रिलीज्ड बाय द बॉडी। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, डिफरेंट सिचुएशन में फेरोमोन्स अलग अलग होता है। जैसे कि एनिमल्स में मार्किंग फेरोमोन, अलार्म फेरोमोन, डेंजर में आता है तो अलार्म फेरोमोन रिलीज होता है, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन टू द अदर एनिमल्स। तो फिर ह्यूमंस में फेरोमोन होता है, क्यों नहीं होता है? लेकिन ज्यादातर फेरोमोन्स लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। ह्यूमंस में भी फेरोमोन्स होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी जो है, सपोज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे ह्यूमन बॉडी रिलीजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट स्मेल जो बॉडी से आता है वो क्या है? These are basically pheromones. Got my point? These pheromones are released by the sweat glands, मान के चलिए, and these pheromones जो है, these are exocrine glands. These are released by the exocrine glands, लेकिन pheromones are hormones. समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल है pheromones. Pheromones. These are the hormones. These are the hormones which are released outside the body, which are released outside the body by the exocrine glands, by the exocrine glands. तो इसका भी एक एग्जांपल आएगा। एग्जांपल, exocrine glands releasing pheromone, इसका भी तो आएगा। समझ में आया? तो फेरोमोन्स का कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि बॉम्बिकॉल बॉम्बिक्स से आता है। बॉम्बिक्स पता है ना? सिल्कवर्म, बॉम्बिक्स, दैट इज सिवेटोन कैट, फेलिटोन डॉग, मार्किंग फेरोमोन। अगर आप अपना घर का कुत्ता को लेके जंगल में जाओगे तो कुत्ता जाना नहीं चाहेगा। क्यों? द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट हैव मार्क्ड देयर ओन टेरिटरी, तो दैट इज कॉल्ड मार्किंग फेरोमोन, है ना? मार्किंग द टेरिटरी। मस्कोन, हाँ, मस्क मतलब, हाँ मस्कोन, उधर से रिलीज होता है मस्कोन, अभी लिखेंगे मस्कोन। तो these are all different kinds of pheromones. समझ में आया? डेंजर फेरोमोन, अलार्म फेरोमोन, इन डेंजर रिलीज होता है अलार्म फेरोमोन, रिलीज्ड इन डेंजर।
ठीक है जी, डन। क्या आरिश, समझ में आया? हो गया। अच्छा ये क्या है? दे एक्ट फार अवे फ्रॉम द साइट ऑफ देयर सिक्रीशन। इसको कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। लेकिन लोकल हार्मोन भी एग्जांपल है। टेस्टोस्टेरोन इज अ लोकल हार्मोन, gastrin is a local hormone, so secretin is a local hormone, so these are cholecystokinin is a local hormone, so these hormones are local hormones, that means they act at the site of their secretion. तो ये दूर जाके काम करने का जरूरत नहीं होता है. So there are certain hormones which are exception to the concept of trophic hormones. ये जो मैंने लिखा, this is found only in case of trophic hormones. This is observed in only in trophic hormones. लेकिन हर हार्मोन ट्रॉफिक हार्मोन नहीं है. All hormones are not trophic hormones. So there are certain hormones which are not trophic hormones. They are local hormones. They act at the site of their secretion. So exception to point 3. Local hormones, they act at the site of their secretion. They act at the site of their secretions, है ना? जहां पे secrete होता है बेटा, वहीं पे ये काम करता है. So they act at the site of their secretions, है ना? They are local hormones. Example क्या लेते हैं इसका? Example लेते हैं बहुत important, testosterone. Next, gastrin, हाँ secretin भी आएगा. Secretin, the first hormone that was discovered, secretin. CCK, all these hormones, etc. So all these hormones are basically local hormones. They act at the site. जहां पे काम करेगा वहीं पे secrete होगा, है ना? Very important. So it's an exception to point number 3. चलिए और क्या है? Point number 4. हाँ, exception क्या है? Exception to point number 4. चलेगा. Exception to point number 4. क्या है exception, my dear? Exception to point number 4 is thyroid hormones. Thyroid hormones can be stored within the thyroid cells in the form of colloids. So thyroid hormones का example क्या होगा? T3, T4, ताई तो? T3, T4 are stored in the form of colloids. तो ये भी exception हो गया, my dear students. देख लीजिए, ठीक? And that is why these points are not given in the definition. These points are not given in the definition due to this, my dear, है ना? और ये भी आपको याद होगा, फिर से दोहरा देते हैं, ये वाला, that is nanograms per ml, इसका unit of hormone, nanograms per ml. Intercellular messenger क्यों है? Because it is derived from the Latin word called hormao, मतलब chemical messengers or chemical coordinators. ताई तो पढ़िए शिलम, I taught you this. So hormao ये नाम से आया है. स्टर्लिंग एंड बेलिस ने ये नाम दिया है ना? तो केमिकल कोऑर्डिनेटर्स, है ना? और द केमिकल मैसेंजर्स, ठीक? और फिर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, मतलब वी डू नॉट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम एनी हार्मोन, वेदर द हार्मोन इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव, वेदर द हार्मोन इज अ प्रोटीन और अ पेप्टाइड और अ पॉलीपेप्टाइड, वेदर द हार्मोन इज एन आयोडोथायरोनाइन और वेदर द हार्मोन इज अ स्टेरॉइड. कोई भी तरह का हार्मोन हो, उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा हम लोगों को. So we do not derive nutrition from the hormones. डाउट बोलो. फेरोमोन का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, तो क्या है? फेरोमोन का मेटाबॉलिज्म सीक्रेट बाहर होना चाहिए, लेकिन सिंथेसिस के बाद जब तक वो बॉडी में रहता है उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होगा. गॉट माय पॉइंट? फेरोमोन जब यूटिलाइजेशन, तुम ही बुझ लेना, बाहर रिलीज हो गया, सिंथेसिस के बाद बाहर रिलीज हो गया, अब जितना भी अंदर है उसका अगर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो तो मेटाबोलाइज होगा विद इन द बॉडी, तो वो तो लिवर में ही होगा. समझ में आया? जितना यूज हो रहा है, जितना स्टोर हो रहा है वो तो मेटाबोलाइज होना ही है, वो लिवर में होगा. लेकिन उसका एक्सेप्शन केवल एक ही है, दैट इज T3, T4, जिसका स्टोरेज होता है बॉडी के अंदर. क्लियर? इस पार्ट का फोटो ले लीजिए. अच्छा ठीक है, अभी मत लीजिए, रुक जाइए. हो गया ये. अब पेज नंबर 332, पेज नंबर 332 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, ऊपर वाला, ऊपर से 6 लाइन नीचे, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज ऑफ द बॉडी लिखा हुआ है. देखिए, ऑर्गेनाइज्ड
organized endocrine bodies of the body. Organized endocrine bodies of the body. Am I clear? These are organized endocrine bodies of the body, my dear students. तो organized endocrine bodies of the body कैसे याद रखोगे, है ना? इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा. प्यारे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ गए और बोले टप टप अली. तो प्यारे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ गए और बोले टप टप अली. हो गया, खत्म. अब देखते हैं, है ना? हालांकि एक पार्ट उसमें एक्सेप्शन है, वो बताएंगे अलग से. हाँ, तो प्यारे प्रधानमंत्री, पी फॉर पी करके दो लगा दो. वन इज पिट्यूटरी, वन इज पीनियल. इसमें भी दो. पैराथाइरॉइड, पैंक्रियस. हो गया. एम गोस फॉर एड्रेनल मेडुला. C goes for adrenal cortex. G goes for gonads. और बोले कुछ भी नहीं. T goes for thyroid. T goes for thymus. और ALI goes for alimentary canal or the GI tract. एक चीज और इसको छोड़ के हार्ट, किडनीज, NCRT का लाइन, लिवर. अब these are not organized bodies. इसमें एक चीज याद रखना, ये जो है ना, these are not organized body. बाकी वाला organized body, not organized. These are not organized. समझ में आया? Am I clear? तो organized body में यहां तक आएगा. ये जो तीन है, ये तीन नहीं, ये दो है, सॉरी, ये जो चार है, this is non-organized. Am I clear? अब वो पैराग्राफ, वो लाइन पढ़िए एक बार. बोलो. हाँ, एक बार थोड़ा पढ़ बेटा. वाह, ठीक ना? क्लियर? और बाकी पर को तो बोले रखी, माय डियर स्टूडेंट्स. ये तीनों ही जो है ना, इसमें एक चीज बताते हैं, अभी आपको बता देते हैं, ये आप लोग नोट करके रखिएगा. टेस्टिस, लिवर, हार्ट, किडनीज एंड GI tract, all these, they are heterocrine or mixed gland, like pancreas. They are mixed or heterocrine glands like pancreas. आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? क्योंकि हर एक जगह से एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है, माय डियर स्टूडेंट्स. जहां पे एंडोक्राइन सेल्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नॉन एंडोक्राइन सेल हार्मोन रिलीज कर रहा है. उसमें हमने मिक्स्ड ग्लैंड इसीलिए कहा क्योंकि उसमें एक्सोक्राइन सेल्स तो ज्यादातर है, लेकिन एंडोक्राइन सेल्स भी है. इट इज नॉट दैट दे आर रिलीज ओनली बाय द नॉन एंडोक्राइन सेल्स. नो, दे हैव एंडोक्राइन सेल्स रिलीजिंग हार्मोन्स. समझ में आया आपको? दे हैव एंडोक्राइन सेल्स रिलीजिंग
hormones. So they are called mixed gland or heterocrine glands, like the pancreas. Am I clear? ठीक, बताइए और कोई डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए. इसका फोटो ले लीजिए. ऑर्गेनाइज मतलब एक क्लस्टर सही से बना हुआ है. क्लस्टर्स विच कंसिस्ट ओनली एंड ओनली ऑफ एंडोक्राइन सेल्स. दैट इज द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स. डिसऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स का मतलब क्या है? इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है. समझे ना? स्कैटर्ड है. ले लिया सही से फोटो बेटा? डाल दीजिए ग्रुप में. अच्छा, एक और बच्चे का एडमिशन है, उसका नंबर नहीं लिखा है. क्या करता है भगवान को पता है. क्या भाग्य लोग की आपको समझ में आया? ये सर ये सब तो खूब कुछ चीज. हाँ, तो बुद्ध बात चीज की नहीं जाएगी ना तो एक ही बाबा. ठीक है. नेक्स्ट अपना डिस्कशन किस पे होगा माय डियर स्टूडेंट्स? अपना डिस्कशन होगा एकदम लास्ट वाला पार्ट ऑफ हार्मोन. लास्ट वाला पार्ट ऑफ हार्मोन में क्या है? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. और उससे पहले वी मस्ट नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, दैट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स. एम आई क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू द इंडिविजुअल एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इंडिविजुअल एंडोक्राइन ग्लैंड में आने से पहले हम लोग को वो पढ़ के फिर आना है. एम आई क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसको इरेज करते हैं माय डियर. इसको इरेज करें. हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, जो भी डिस्कशन हम लोगों ने करा हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर, किस किस पॉइंट पे वो डिविएशन हो रहा है, किस किस पॉइंट पे वो एक्सेप्शन हो रहा है, व्हाई दैट इज कंसीडर्ड कैरेक्टरिस्टिक. अगर एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो लोग सही से नहीं पढ़ा है वो 100% गलत करेगा. वो लोग आंसर नहीं कर सकता. ठीक है ना? इसको ध्यान से पढ़िएगा सो दैट यू डू नॉट मिस अ क्वेश्चन. देखो, नॉर्मल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, जो मॉड्यूल का है, वो तो आंसर हो जाता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होता है जो फ्रेम किया जाता है और वो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा. एनसीईआरटी का लाइन लेकिन गड़बड़ हो जाएगा. तो ध्यान रखिएगा, मैंने एनसीईआरटी का लाइन का रेफरेंस देने की कोशिश किया जब हमने पहला एक्सेप्शन करा नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, है ना? ध्यान से पढ़िएगा. एनीवे, नेक्स्ट.
Basically, these hormones are based on, the classification is based on solubility, although NCERT writes it as chemical nature. Am I clear? अब देखिए, classification of hormones based on नंबर ए solubility, जो NCERT लिख रहा है chemical nature, और दूसरा chemical nature in the true sense. Chemical nature in the true sense. अब ये solubility जो है, इसका दो पार्ट है माय डियर. वन इज लिपिड soluble, वन इज लिपिड insoluble. समझे ना? आप मुझे कहोगे कि सर ये लिपिड solubility तो केमिकल नेचर के आधार पे ही होता है. जरूर होता है, लेकिन केमिकल नेचर के आधार पे वो भी होता है, तो वो क्यों नहीं हुआ? इसीलिए मैंने solubility लिखा. अब ये लिपिड soluble हार्मोन्स में देखो बेटा, इसमें आता है iodothyronines, and number 2, amino acid derivatives. Very, very important, my dear student. है ना? Derivatives, T-I-V-E-S, I'm sorry. Derivatives, है ना? So, iodothyronine में है T3, T4. Amino acid derivative NCERT लिख रहा है, that is adrenaline, noradrenaline, है ना? Adrenaline, noradrenaline, which are collectively called catecholamines. सब पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, catecholamines. On the other hand, when I am talking of lipid insoluble hormones, my dear, इसमें आता है my dear, ए भूल लीजिए जी, my mistake, गलत हो गया, sorry. लिपिड soluble तो iodothyronines and steroids. अब ये स्टेरॉइड्स में एक फॉर्मूला याद रखिएगा, mg top. mg top मतलब मिनरल कॉर्टिकॉइड, बोलो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. मिनरल कॉर्टिकॉइड का नाम क्या होता है बेटा? एल्डोस्टेरॉन. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम क्या होता है? कॉर्टिजोल. कॉर्टिजोल इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. देन टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. ये तो देख के ही समझ में आ गया. अब जरा देखिए लिपिड इंसोल्युबल में क्या आएगा? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स माय डियर, दैट इज, मैंने कहा अभी, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन कलेक्टिवली कॉल्ड कैटेकोलामाइंस. माने कैटेकोल ग्रुप है. व्हाट इज कैटेकोल ग्रुप? वेरी गुड, 1,2-हाइड्रोक्सीबेंजीन. कैटेकोल. और यदि होता हो तो रिसोर्सिनॉल 1,4 মানে মেটা পজিশন 1 2 3 4 না 1 3 হচ্ছে তোমার রিসোর্সিনল. আর তিনটে ওএইচ গ্রুপ থাকলে কি হবে? ক্লোজ চেইন ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল. পড়াশোনা করলি তোরা বাবা, কেমিস্ট্রিটাও ভালো করে পড়িস. পাইরোগ্যালল, মেটা প্যারা মেটা OH, हीमा. और ओपन चेन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल दे, ग्लिसरॉल. एनसीईआरटी में लिखा है ग्लिसरॉल सिंपल लिपिड. किया पर मस्तिष्क কাজ করছে না बेटा, प्लीज, है ना? ठीक है ना? चलो, अब क्या है? प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. So these are different, my dear. These are lipid insoluble hormones. So they will not enter into the cell. But these will enter into the cell. इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल पढ़ेंगे. और केमिकल नेचर के आधार पे ओरिजिनल केमिकल नेचर का क्लासिफिकेशन क्या है वो भी पढ़ा देंगे आपको. समझ में आया? उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ेंगे. फिर हम लोग वी विल कम बैक टू द डिस्कशन ऑन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. चलो ठीक.